नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो उनके लिए है जो अब जो हैं 12th पास करने वाले हैं, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको पता है कि अभी रिसेंट में अभी थोड़ी देर पहले ही जो है CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है, एडमिशन फॉर्म आप जिसे कहते हैं वो आ गया है। अब उसको भरना कैसे है, उसे फिल कैसे करना है, जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या कैसे जो है उसे पूरा करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ख़ास बात यह है कि हम लोग अपने फ़ोन पर ही, जी हाँ, जो आपके पास फ़ोन है ना, जो एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास जो बाकी फ़ोन जो भी है, स्मार्टफोन से ही जो है हम अपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अब फिल करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, अगर आप साइबर कैफ़े नहीं जाना चाहते तो आप फ़ोन से भी जो है फिल कर सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो है। ठीक है, मैं इसे धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं वीडियो पॉज कर लूँगा और फिर जो है मतलब कंटिन्यू जो है वीडियो तो पूरी कंटिन्यू बनेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो कई बार दिक्कत आ जाती है। तो अगर मान लीजिए वो दिक्कत मेरे को भी आई तो मैं जो है वीडियो को थोड़ा सा रोक के फिर बाद में जो है इसे शूट करूँगा। खैर, इसी वीडियो में हम पूरी तरह से इसे बता देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने वेबसाइट पे जाना है CUET और ये देखिए ऊपर ही है samarthya.ac.in। इस पे हम आते हैं तो आप देखिए जो पहली वेबसाइट है ना, वही जो है ये हमारी जो है वेबसाइट है। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, देखिए आगे ना, आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। हम इस पे आ गए। अच्छा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें जो है डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। जो है मैंने हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उससे मैं समझ गया हूँ कि किस तरह से जो है इसको फिल करना है। आप जो है नीचे की तरफ आएंगे, ये जानकारी है बहुत सारी इसमें इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको पहले वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो इन्होंने फ़ोटोज़ अपलोड जो हमें करनी है वो किस MB और किस KB के अंदर, किस साइज़ के अंदर करनी है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जैसे ही आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ आपको पहले जो है ये टिक लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जो है डाउनलोड कर लिया है, वो सारी जानकारी आपने प्राप्त कर ली है, तब जो है आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं। टिक लगाने के बाद जो है आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको जो है ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अपना भरना है इसमें। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो है अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पूरा करना है। देखिए, पर्सनल डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना नाम डालिए। कैंडिडेट नेम का मतलब है, कैंडिडेट का मतलब आप जो इसे भर रहे हैं। तो याद रखिए, सब कुछ हमें अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरना है, यानी कि वो नाम भरना है जो आपके 10th की मार्कशीट पे है। घर का नाम नहीं भरना है या आधा अधूरा नाम नहीं भरना है, वो नाम भरना है जो हमें, वो नाम फिल करना है जो हमारे 10th की मार्कशीट पे है। वो डेट ऑफ बर्थ भरनी है जो हमारी 10th की मार्कशीट पे है। पापा जो पिता का नाम, फादर का नाम या अपने पापा का नाम जो आप भरेंगे तो वो भरेंगे जो आपकी 10th की मार्कशीट पे लिखा है। मदर का नेम भी वही जो आपकी 10th की मार्कशीट पे लिखा है। चलिए, अपना नाम, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ सोनू। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। इसके बाद मैं अपने फादर का नाम लिखता हूँ। मदर का नाम लिखेंगे हम लोग अपने। गार्जियन के नाम में जो है आप सेम अपने फादर का ही नाम लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप जो है डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। चुन लीजिए डेट ऑफ बर्थ अपनी। यहाँ आप अपना जेंडर चुनेंगे, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और अगर आप दोनों में से किसी और जेंडर से हैं, थर्ड जेंडर से हैं, तो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। नेशनैलिटी आपको पता, आप मैक्सिमम जो होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो इंडियन ही होंगे। अगर आप बाहर के हैं तो आप देख लीजिए। आइडेंटिटी टाइप, इसमें आप देखिए कि आप कौन सा जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है अपना अपलोड करना चाहते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना,
इसमें आपको बहुत सारी पैन कार्ड है, स्कूल आईडी है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, तो आप कुछ जो भी चीज़ जो है अपना अपलोड कर सकते हैं। इनमें से आप पासबुक, बैंक पासबुक, फ़ोटोग्राफ के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैक्सिमम जो है आपके पास स्कूल आईडी तो होगी ही, तो उसके ऊपर आप जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे स्कूल आईडी पे आप जो है क्लिक कर सकते हैं, या मेरे पास पैन कार्ड भी है तो मैं पैन कार्ड भी जो है अपना जो है अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद आपको जो है अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जो है इसमें डालना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए स्कूल आईडी आप डाल रहे हैं, तो मैं इसमें डाल देता हूँ कुछ भी, मान लीजिए 65 45 20। अगर आप अपने स्कूल आईडी डालें तो अपने स्कूल आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे, अगर आप पैन कार्ड डालें तो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आप जो है परमानेंट एड्रेस अपना डालिए। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ, तो जैसे मैं वैशाली में हूँ, इसके अलावा सेक्टर 6 इसमें आप डाल दी अपनी लोकेलिटी भर दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है, मतलब वो आप जो है इसमें जो भी आपके आधार कार्ड वगैरह पे एड्रेस है वो आप जो है यहाँ भर दीजिए। कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया ऊपर ही है। देखिए स्टेट आप अपना स्टेट चुन लेंगे, जो जहाँ भी आप जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है वो एड्रेस आपको भरना है जो आपके आधार कार्ड वगैरह पे है। डिस्ट्रिक्ट आप अपना चुन लीजिए। पिन कोड आप अपना जो है डालेंगे। उसके बाद अपना ईमेल आईडी आप डाल लीजिए। तो ईमेल आईडी आप जो है डाल सकते हैं अपना, ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। फिर आप अपने ईमेल, अच्छा जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ये इंश्योर करिए कि आपका इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जब अपने फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके पास कन्फर्मेशन आएगा, ओटीपी आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, आपके ईमेल पे, और सारी जो जानकारी आने वाली है वो सब जो है आपको ईमेल पर ही आएगी। उस तरफ से अगर कोई जानकारी आएगी तो वो ईमेल पे ही आएगी। तो इसीलिए आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो बिल्कुल ठीक हो। ये हमने बना। अब फ़ोन नंबर आप जो है अपना डाल सकते हैं। अब फ़ोन नंबर देखिए मुझे डालना पड़ेगा, चलिए मैं इसे थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा। उसके बाद कंफर्म कर दीजिए अपने फ़ोन नंबर को। अच्छा, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं, बाकी देने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर देखते हैं अगर मांगेगा तो उसके अल्टरनेट मतलब कोई दूसरा भी फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं, जैसे अपने फादर का, अपने मदर का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा है। अगर परमानेंट एड्रेस वही एड्रेस है जो आपने ऊपर दिया हुआ है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इस पर जो है दोबारा जो है इस पर क्लिक मत करिएगा, उस पर दोबारा से जो है आप अपना एड्रेस भरिएगा। अगर आपका जो पहले आपने अभी एड्रेस दिया है उससे ऊपर जो हमने एड्रेस दिया है, अगर वो एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका दोनों सेम है, यानी कि जहां आप रहते हैं और जो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। हालांकि सबका सेम ही होता है, इसीलिए इस पर डायरेक्ट जो है क्लिक कर दीजिएगा, अपने आप इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल हो जाएगी। अब आपको जो है अपना पासवर्ड बनाना है। अच्छा, पासवर्ड बनाने के लिए आपको जो है ध्यान रखना है कि पासवर्ड आपका कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, देखिए आप अलग अलग पासवर्ड मत बनाइए, जो आपके ईमेल का पासवर्ड है वही पासवर्ड आप इसमें डाल दीजिए। क्या कह रहा हूँ मैं, जो आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड है सेम वही पासवर्ड इसके अंदर डाल दीजिए, बना लीजिए। और अगर आप अलग बनाना चाहते हैं तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। और जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो आपको ये जो लेटर्स हैं इनका भी इस्तेमाल करना है पासवर्ड बनाते वक्त, नंबर्स का भी इस्तेमाल करना है,
और तो और ये जो इस तरह के सिंबल्स होते हैं ना, जैसे ये हैशटैग है या ये जो डॉलर जैसा निशान है, ये एंड का निशान है, @ है, इस तरह के निशानों का मतलब तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके पासवर्ड बनाना है, तो आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया क्या कहना चाहता है ये। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि कई बार हमें जो है दिक्कत आ जाती है बनाने में। जब आप, मैंने क्या बोला था, आप जब अपना पासवर्ड बनाएंगे तो आपको लेटर्स का भी इस्तेमाल करना है, नंबर्स का भी इस्तेमाल करना है और इन सिंबल्स का भी इस्तेमाल करना है। जब आप लेटर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें से एक लेटर आपका कैपिटल में होना चाहिए। जैसे मैंने क्यू कैपिटल ले लिया है, बाकी मैं जो है स्मॉल ले सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब आप लेटर लिखेंगे तो उसमें से एक लेटर आपका कैपिटल में होना चाहिए। ठीक, एक या दो जो भी है कैपिटल में होना चाहिए और बाकी जो लेटर हैं आपके स्मॉल में होने चाहिए, या आप जो भी आप सेट करना चाहते हो। तो ये मैंने बना लिया। अब देखिए, अब ये हो गया ना ग्रीन ऊपर वाला। अब ये ऊपर वाला जो है, अब उसके बाद अपना देखिए आगे क्या करना है, आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं ना, तो आपको दोबारा से अपना पासवर्ड बनाने का मौका मिलता है। मान लीजिए आज से 1 महीने बाद आपको दोबारा कोई काम हो इस वेबसाइट पे आके, तो हो सकता है आप अपना जो पोर्टल आपको मिलेगा, जो आपने आईडी दी है, यानी कि जो आपने ईमेल दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, वो डालोगे और इस पासवर्ड को डाल के जो है आप अपने पोर्टल को खोल सकते हो। फिर वहीं जाके जो है आपको सारा फॉर्म वॉर्म भरना है। अभी हम फॉर्म नहीं भर रहे, अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्म अभी हम भरेंगे। अच्छा, और मान लीजिए कल को रिजल्ट आता है, तो भी आप इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके जो है अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनना है, ताकि जब आप अब कभी अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आपको अपना पासवर्ड रिसेट करने में आसानी हो। तो देखिए बहुत सारा है। विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ द वेबसाइट टू यू रियरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर पेट नेम। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे वो पूछेंगे। जैसे आप ये लिख दीजिए, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम। तो ये क्वेश्चन मैंने चुन लिया। अब इसका आंसर मेरे को बनाना है। जैसे अब आपके घर के आसपास कोई डॉग या कोई कैट है, उसका कोई नाम है, तो आप इसमें डाल दीजिए। तो जैसे मेरे घर के पास एक पेट है, उसका नाम है स्टेला। ठीक है, स्टेला। तो मैंने ये आंसर दे दिया। तो अब अगर मान लीजिए कल को मेरा पासवर्ड मैं भूल जाता हूँ, तो मैं फॉरगेट पे कर दूंगा और मैं कहूँगा कि भाई मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, हैं, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम। तो आप वहाँ पे वो आंसर डाल दीजिए, तो आपका जो पासवर्ड है वो दोबारा से बनने के लिए खुल जाएगा। ठीक है, दोबारा आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अब उसके बाद जब आप ये आंसर आप दे देंगे उसका, याद रखिए सही आंसर देना है और सही क्वेश्चन चुनिए जो आप कभी भूलें ना। अब इन सब के भरने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। ये जो ऊपर कैप्चा आया हुआ है उसी को आप जो है हूबहू इस पे टैप डालेंगे। ध्यान से बड़ा डालना होता है, क्योंकि कई बार हमें जो ऊपर दिख रहा होता है वो, जैसे ये EOBASU लिखा हुआ है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है तो मैं इसको करता हूँ। अब मैंने इसे सबमिट कर दिया है। सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट हो गया। ठीक है, अब मेरा जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है इसमें। ठीक है, अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसे चेक कर लीजिए, ये आप चेक कर लीजिए। अब आपको जो है अपना चेक कर लेना है कि आपने अपना ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो ऊपर आई है, क्या इसको अच्छे से आपने देख लिया है ना। आप इसे देख लीजिए अच्छे से, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जो चीज़ अब आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपने अपने सारे जो हैं पर्टिकुलर्स को जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे आपने वेरीफाइड कर लिया। तो आपका नाम सही है, हाँ सही है भाई। आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, हाँ भाई सही है, मेरा डेट ऑफ बर्थ। फादर नेम भी सही है, मदर नेम भी सही है, ईमेल एड्रेस भी सही है, मोबाइल भी सही है, प्रेजेंट एड्रेस भी सही है, परमानेंट एड्रेस भी सही है। अब आपको यहाँ डिक्लेयर करना है कि भाई मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। तो यहाँ आपने होकर दिया रजिस्ट्रेशन। अब जब आप ये टिक पूरा लगा दोगे, और याद रखना आपको चेक करना है कि मैंने सही भरा है या नहीं भरा है। उसके बाद आप जो है सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल। अब आपको जो है OTP आए, इस पर जब आपको दबा के कंफर्म करना है, अब आपके पास जो है OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया है। तो मैंने अपना जो मोबाइल नंबर दिया था उसका OTP आएगा, उसके ऊपर OTP आएगा। OTP आ गया है, देखिए ऊपर OTP आ गया है। मैं अब OTP जो है इसमें भरूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको OTP जो है फिल करना है। ठीक, तो मैं भरता हूँ।
ये मैंने अपना OTP डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन ऊपर वाला डालना है, ये जो ऊपर कैप्चा आया हुआ है, याद रखिए वो स्मॉल s है, U है। अब ये E है या C है पता नहीं चल रहा, चलो मैं इसको फिर भी जो है C कर देता हूँ, VNIO, ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इस पर सबमिट कर दूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया मेरा, और मेरा रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल के लिए हो चुका है। अब मैं अपना फॉर्म जो है भर सकता हूँ। अब मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। मैसेज भी देखिए आ गया है, मैसेज भी देखिए मेरे पास आ गया है। अब जो है मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। अब जब आप इस पर ऐसा फिल कर देंगे, आपका जब रजिस्ट्रेशन इस पर हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब आप पहला स्टेप हमारा हो गया है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब दूसरा स्टेप आपको करना है पूरा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप फिल करिए एप्लीकेशन, तो नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ चुका है, मेरा ये एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। हालांकि मैं इस पूरे एप्लीकेशन को डिलीट कर दूंगा, ताकि होता क्या है कि कई बार हम ऐसे वीडियो बना देते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो लोग हैं उसमें उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं तो खैर इस फॉर्म को डिलीट कर दूंगा। ये देखिए अब मैं आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, तो ये मैंने कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे आपको जो है अपने सारा डिटेल देना है। अब आप जो है अपना फॉर्म भर रहे हैं, पहले आपने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, अब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। तो वही बात है, अब आपने क्योंकि पहली इन्फॉर्मेशन उनको अपनी दे दी थी, नाम अपना डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए यहाँ पे सब कुछ पहले से फिल हो रखा है, कैंडिडेट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है पहले से हो रखा है। अब इसे बस चेक करते हुए चलिए, आप इसे बस चेक करते हुए चलिए। नेशनैलिटी पे आ गए, देखिए कैटेगरी यहाँ पे आ गई है। कैटेगरी जब आप इस पे जाएंगे तो अब आपके पास, अगर मान लीजिए आप जनरल हैं तो जनरल पे, अगर आप OBC हैं तो OBC पे, अगर आप SC हैं तो SC पे, ST हैं तो ST पे, और अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, यानी कि जनरल हैं लेकिन आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, उसका भी 10% रिजर्वेशन मिलता है, तो आप इस पर मान लीजिए आप जो भी आप इस पर भरना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप OBC हैं तो OBC पे आप टिक करेंगे, लेकिन फिर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पिछले साल का है या उससे पिछले साल का है, तो भाई अभी बहुत टाइम है, उसे जो है आप अपडेट होने के लिए डाल दीजिए। साइबर कैफ़े पे जाइए, आसपास जो भी जनसेवा केंद्र होते हैं उसके पास जाइए और उन्हें बोलिए कि भाई मेरे को अपना जो OBC सर्टिफिकेट है वो अपडेट कराना है। 100-150 रुपये वो लोग लेते हैं, वो आपका जो OBC सर्टिफिकेट है या SC सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट है आपका, वो अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर आप OBC वाला कैटेगरी चुन रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और आप उस कैटेगरी से होना ज़रूरी है। नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट तो बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है, बन जाएगा आराम से, 1 महीने के अंदर बन जाता है, 10-15 दिन में बन जाता है बल्कि। तो आप जो है इस पे से चुन लीजिए। मैं जनरल पे जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू आर अ PWD कैंडिडेट, मतलब अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, अगर आप किसी विकलांगता या की शिकार है या दिव्यांग जन है, तो आप इसमें जो है टिक कर सकते हैं। नहीं है तो नो कर दीजिए, अगर हैं तो यस कर दीजिए। फादर नेम आपने भर ही दिया था, आ गया है। फादर्स क्वालिफिकेशन के ऊपर जाना है आपको। इसमें से आप देख लीजिए क्या मैट्रिकुलेट का मतलब होता है 10th, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, क्या है, नहीं है पढ़े लिखे तो इलिटरेट। इसमें से आप नॉट एप्लीकेबल जो भी कुछ कर सकते हैं, तो मैं इसमें जो है मैट्रिकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 10th तक की एजुकेशन है। उसके बाद आपको फादर का ऑक्यूपेशन भी चुनना है, तो बिजनेस है तो बिजनेस पे दबा दीजिए, कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं तो प्राइवेट पे कर दीजिए, टीचिंग करते हैं, एग्रीकल्चर में है, फार्मेसी में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो जो भी आप करना चाहते हैं वो कर दीजिए, ठीक है। मदर्स की क्वालिफिकेशन पे आइए, तो ये भी मैट्रिकुलेट मैं कर देता हूँ इसमें 10th तक। मदर्स ऑक्यूपेशन पे आ जाते हैं, तो इसमें से आप जो भी आप देखिए, इसमें एग्रीकल्चर है, फार्मेसी, सेल्फ एम्प्लॉयड है, डिफेंस है, इंक्लूडिंग हाउस वाइफ्स, तो इसमें आप कर दीजिए। गार्जियन नेम में आपने अपने फादर का डाला ही था। अब एनुअल फैमिली इनकम आपको क्या करना है, देखिए अगर आप जनरल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसमें 2 लाख डालें, 5 लाख डालें या 10 लाख डालें। EWS हैं तो ध्यान रखिए कि आपको अपना जो इनकम है वो शो करना होता है 8 लाख से कम। ऐसे अगर आप OBC हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट चाहिए, और याद रखिएगा सेंट्रल लिस्ट वाला सर्टिफिकेट चाहिए। जो आप OBC सर्टिफिकेट बनाएंगे वो सेंट्रल वाला बनाइएगा, जहाँ से भी आप बनाए तो उन्हें बोल दीजिएगा स्पेसिफिक कि भाई मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट बनाना है, सेंट्रल लिस्ट वाला OBC सर्टिफिकेट बना के दो, वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, ठीक है। और वो जो है उनका बनता है जिनकी
एनुअल इनकम, एक साल की इनकम 8 लाख से कम है। तो मुझे लगता है आप लोग की फैमिली इनकम 8 लाख से कम ही होगी, तो आप इसमें 8 लाख से कम जो है डालेंगे। अब मैक्सिमम आप जो है हमारे यहाँ जो फैमिलीज़ हैं उनकी फैमिली इनकम जो है 2 से 3 लाख के बीच में होती है, तो आप इसको डाल दीजिए एनुअल इनकम। आर यू ट्विन, मतलब क्या आप जुड़वा हैं, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट, कहाँ से आपका संबंध है, किस स्टेट से आपका संबंध है, तो जो भी आपका स्टेट जिससे आपका संबंध है वो आप इसमें डाल दीजिए, कहाँ के आप जो है निवासी हैं। आर यू डायबिटिक, मतलब क्या जो है डायबिटिक के शिकार हैं आप, नहीं। प्लेस ऑफ, कहाँ आप रह रहे हैं, शहरी इलाके में रह रहे हैं या आप रूरल इलाके में रहते हैं। अर्बन मतलब शहरी इलाके में रहते हैं या रूरल यानी ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो हम लोग शहरी इलाके में रहते हैं तो अर्बन, ठीक है। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो ग्रामीण। मान लीजिए आपका आधार कार्ड ग्रामीण इलाके का है तो ग्रामीण ही डालिएगा, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो आप इसमें देख लीजिए इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज, तो आप इसमें से जो भी इसमें देख लीजिए। तो आप इसमें जो है किससे हैं, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल पे आप डाल दीजिएगा। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, इसमें आप डाल दीजिए। तो आपने जो अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दिया, मतलब जो आप 12th का देने वाले हैं एग्ज़ाम हैं, वो आपने किस मीडियम में जो है दिया है। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम में दिया है तो इंग्लिश चुन लीजिए, हिंदी मीडियम में दिया है तो हिंदी चुन लीजिए। चलिए मैं हिंदी में डाल देता हूँ। परमानेंट एड्रेस आपने डाल ही दिया था, वो सेम इसमें आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कंफर्म कर ले करके। परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा तो दोबारा जो है वो सेम एड्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक वैसे ही सेम आ जाएगा, तो वो चेक कर लीजिएगा। अब अदर कोटा इन कैटेगरी, क्या आप बीपीएल से आते हैं, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यस, अगर नहीं है तो नो दबा दीजिए। याद रखिए ये सब आपको इन्फॉर्मेशन वो डालनी है जो सच इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ये सब बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बीपीएल में हूँ, अभी मेरे पास कार्ड नहीं है, अगर आप बना सकते हैं तो कोशिश करिए बनाइए, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। क्योंकि देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम आया है, जो एग्ज़ाम कॉमनली होगा, तो इसमें हो सकता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को कुछ कंसेशन मिले, है ना, चाहे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पैसे के लिए मिले या एडमिशन फॉर्म के लिए मिले या एडमिशन की फ़ीस जो होती है उसमें मिले कंसेशन। तो उस हिसाब से जो है सरकार या गवर्नमेंट या हमारी जो यूजीसी है या जो कॉलेजेस है वो डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही देनी। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है, क्या आपका ताल्लुक कश्मीर से है, क्या आप कश्मीर पंडित जो भी है वो है, अगर नहीं है तो नो, अगर हैं तो यस। तो मैं तो नहीं हूँ तो मैं, क्या आप डिफेंस पर्सनल्स से रिलेटेड हैं या एक्स सर्विसमैन की तरफ के जो है फैमिली से हैं, मतलब जो सेना वाले लोग होते हैं क्या उनकी फैमिली से हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। आपके पास अगर आप यस दे देंगे और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपको वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही यस करिए, नहीं है तो मत करिए। क्या आप एनसीसी कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने एनसीसी से 12th में या 10th में या 11th में अगर आप एनसीसी का पार्ट हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। याद रखिए जहाँ जहाँ आप यस करेंगे उस चीज़ का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट्स आपको देने पड़ेंगे। तो मैं तो नहीं हूँ तो मैं नो करूँगा। स्पोर्ट कोटा के लिए, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं उस कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, याद रखिए स्पोर्ट कोटा से जब हम एडमिशन लेते हैं तो आपको ओबीसी कोटा के लिए जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा, फिर एनसीसी के लिए किया जाएगा। फिर आपके पास उसके लिए जो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है आपको 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर का थोड़ा सा छूट जो है उसमें मिले, कुछ फिक्स रहता है। तो अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। स्पोर्ट कोटा के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए और आपके जो टॉप 3 सर्टिफिकेट हैं, जैसे आपने स्टेट पे खेला है, अगर आप स्टेट लेवल पे खेलते हैं, आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन लिए, जो भी आपके पास टॉप 3 सर्टिफिकेट है वो आप दिखाएंगे इसे। क्या आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां आप एडमिशन चाहते हैं वहां पे आपके फादर या मदर कोई एम्प्लॉय है, नहीं, अगर नहीं है तो नो कर देना। अगर आपके फादर या मदर या जो है वहाँ काम करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। इन सबको भरने के बाद आप इसे सेव पे दबा दीजिएगा। याद रखिएगा मैं क्योंकि फॉर्म अपने एडमिशन के लिए नहीं भर रहा हूँ तो मैं, मेरी डिटेल अगर कोई गलत भी हो गई तो चल जाएगा, क्योंकि मेरे को तो एडमिशन लेना नहीं, लेकिन आपको जो है अपना सारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक ठीक देना है। देखिए पर्सनल डिटेल का मेरा हो चुका है, ठीक है। अब मैं आऊँगा अपने एजुकेशनल डिटेल पे। तो दूसरे पे आइए, तो हम लोग जो है अपने
एजुकेशनल डिटेल पे आ जाएंगे। तो पर्सनल डिटेल आप ज़रा इसको चेक कर लीजिए। नाम मेरा सोनू विजय यादव, ये सब मैंने आप इसे जो है अपना चेक कर लीजिए एक एक करके, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। तो ये मैंने चेक कर लिया है, ये मैंने जो है चेक कर लिया है अपना। अब ये इतनी लंबी वीडियो हो रही है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो है अपने एक फ़ोन में इस वीडियो को देखते हुए चलें और एक फ़ोन में जो है आप अपना एप्लीकेशन जमा करते और फिल करते रहें मेरे साथ साथ ही। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दीजिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, नीचे एक बार आके बैक में एक बार जाता हूँ। अभी ध्यान रखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। कंटिन्यू, एक मिनट मैं आपको जो बताना चाहता था, जिसकी पर्सनल डिटेल हमने भर दी थी ना, तो ये यहाँ आ गई है पर्सनल डिटेल। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आप अपडेट पर्सनल फॉर्म पे जाके जो है उसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे करेंगे, जो मैंने पहले किया था। अब हम आ गए अपने एजुकेशनल डिटेल पे, मतलब जो आपने पढ़ाई लिखाई अब तक की है उसके बारे में अब आपसे जानकारी मांगेंगे कि आप जो है रिजल्ट आपने पास कर लिया तो पास कब पास किया था, वो ईयर आपको इसमें चुनना है। तो 2020 में आपने किया होगा, और जो आप क्वालिफाई आपने एग्ज़ाम किया है वो 10th का किया था, ठीक है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग कहाँ की है आपने, अर्बन में की है, रूरल में की है। देखिए याद रखिए, जो रूरल एरिया से करते हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। जैसे JNU जो JNU है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो Tier 3 के जो अर्बन एरिया शहर हैं या जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एरिया हैं, वहाँ के बच्चों को थोड़ा सा ग्रेस मिलता है, थोड़ा सा छूट ज़्यादा मिलती है। तो अगर आपने अर्बन एरिया से किया है स्कूलिंग, जैसे आपने दिल्ली वगैरह के इलाके से स्कूलिंग की है, दिल्ली से स्कूलिंग की है, तो आपको अर्बन डालना पड़ेगा। टाइप ऑफ स्कूल आप देख लीजिए, तो किस तरह का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, जवाहर नवोदय है, प्राइवेट अनएडेड है, CBSE का है, जो भी है आप उसमें जो है वो इसमें जो है चुन लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, गवर्नमेंट स्कूल आप जो है भर सकते हैं। चलिए, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से किया है तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल भरूंगा। CBSE भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इंडिया से ही किया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कहाँ से जो है आपने किस स्टेट से जो है आपने अपने एग्ज़ाम को पास किया था, 10th वाला, 10th की जानकारी ले रहे हैं ये भी, तो दिल्ली से आपने किया है मान लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, ये देखिए आप, यानी कि आपका जो 10th वाला स्कूल था वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अगर अब आपको ये जानकारी पता करनी पड़ेगी, आप पता करिए कि जो आपका 10th का स्कूल था वो किस डिस्ट्रिक्ट में था। तो मेरा तो भाई ईस्ट दिल्ली में था, तो मैं तो ईस्ट दिल्ली जो है इसमें चुनूँगा। ये ईस्ट में आता है, ईस्ट दिल्ली में आता है। अब बोर्ड का नाम, आपका 10th में कौन सा बोर्ड था, तो मेरे ख्याल से आपका CBSE बोर्ड होगा, तो आप CBSE जो है इसमें चुन लीजिए। ये रहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें मैं देख लेता हूँ CBSE का ऑप्शन है क्या। CBSE का यही ऑप्शन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। इस पर आपको चुनना है, ऊपर वाला मत चुन लीजिएगा, उसका मतलब ये है CBSI का मतलब होता है CBSE का इंटरनेशनल। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इस पर टैप कर लीजिएगा, ये CBSE हो गया। स्कूल का नाम आपको लिखना है, अपने स्कूल का नाम। तो मेरे स्कूल का नाम था राजकीय सर्वोदय RS बाल विद्यालय, ठीक है, ये नाम था। और एड्रेस आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, मयूर विहार फेस 2, ये एड्रेस हो गया। स्कूल का पिन कोड क्या था, स्कूल का पिन कोड भी पूछे हैं, अरे बाप रे, 11991। अब मुझे याद ही नहीं है, मेरे ख्याल से यही है, देख लेते हैं। गलत तो नहीं है, नहीं गलत नहीं है। अब आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, याद रखिएगा 10th की मार्कशीट पे जो रोल नंबर है वो आपको इसमें अपलोड करना है। तो 10th की मार्कशीट पे अपलोड कुछ जो भी आपका है वो आप जो है भर दीजिए। अगर आपका 10th के मार्कशीट पे परसेंटेज है तो आप परसेंटेज, और जो लोग पुराने बच्चे हैं जैसे जिन्होंने 2018 में पास किया था 10th, या जिन्होंने 2017-16 में 10th पास किया है, उनके पे ग्रेड होगा। पहले ग्रेड मिलते थे, मतलब CGPA मिलती थी, अब तो परसेंटेज मिल रहा है 10th में भी। तो परसेंटेज अगर आपका है तो परसेंटेज, अगर आप पे ग्रेड है तो ग्रेड। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, तो 600 होता है लगभग। आप देख लीजिए आपके पास
5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स 600 में से मिले होंगे। 600 में से आपको जितने भी नंबर मिले वो डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे को 450 नंबर मिले थे, तो वो 450 नंबर, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने में से आपको मिले, 600 में से मिले, कितने मिले, टोटल 450 मिले। तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट उस पर हो जाएगी कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लगभग 75% नंबर मिले हैं। अब आप 12th का जो है अपना इन्फॉर्मेशन दोगे। 12th का इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं भाई, क्योंकि 12th का तो अभी हमारा एग्जाम हुआ नहीं है, तो आप इस पर सिलेक्ट करिए और इसे अपेयरिंग पे डाल दीजिए। पास नहीं दिखाना है, अपेयरिंग पे डालना है, मतलब हम अपेयर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, 2022 में, क्योंकि 2021 वाला बंदा तो पास कर गया होगा और आप 2022 में दे रहे हो, तो अपेयरिंग पे डाल दीजिए। क्वालिफाइंग एग्जाम पे आप चले जाइए, 12th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन है या रूरल है, तो अर्बन है, या अगर शहर से दे रहे हो तो अर्बन डाल देना, गांव के इलाके से दे रहे हो तो गांव के इलाके में आपका स्कूल है तो रूरल डाल दीजिएगा। टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल डाल दीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम कंट्री, किस कंट्री से कर रहे हैं आप, इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया, बाहर कर रहे हैं तो बाहर डाल दीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, किस स्टेट में आपका स्कूल है, तो स्कूल हमारा है दिल्ली में भाई, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका स्कूल, जहाँ से आप दे रहे हैं, तो मेरा तो ईस्ट में पड़ता था तो ईस्ट में। बोर्ड का नाम क्या है, बोर्ड की जानकारी दे दो, 12th के बोर्ड की। हो सकता है आपने 10th यूपी बोर्ड से किया हो और 12th सीबीएसई बोर्ड से किया हो, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, देना पड़ेगा आपको। खैर यहाँ पे हम सीबीएसई डाल देंगे अपना, ये रहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई इंटरनेशनल मत डालिएगा, उसके नीचे वाला ये डालिएगा। ये डाल दिया आपने। अब स्कूल का नाम आपसे पूछ रहे हैं, तो राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय ये था मेरे स्कूल का नाम, मयूर विहार में था भाई, मयूर विहार फेज 2 में था। पिन कोड आपको डालना है तो पिन कोड मैं डाल देता हूँ। आप भी अपने स्कूल का पिन कोड ही डालिएगा जहाँ से आप 12th पास कर रहे हैं, की थी आपने या करेंगे आप। रोल नंबर आप डाल दीजिएगा। अगर रोल नंबर अभी नहीं मिला है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, और अगर मिल गया है तो आप रोल नंबर डाल सकते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से रोल नंबर सबको मिल गया होगा, सभी को जो है अपना जो एडमिट कार्ड है वो मिल गया होगा, तो वो मैं डाल देता हूँ। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। अब मेरी एजुकेशन डिटेल भी चली गई है। अब मैं और नीचे, अब दोबारा से आप जो है एक बार इसे चेक कर लीजिएगा अपनी एजुकेशन डिटेल को, जो भी आपने भरी है ये मैंने डाल दिया है। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे, और अगर आपने कोई अपडेट करना है तो वही अपडेट सेक्शन में जाके आप अपडेट कर सकते हैं। अब आ गया है हमारा यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन। अब आप किस यूनिवर्सिटी में देना चाहते हो, किस एग्जामिनेशन को, किस कोर्स में जाना चाहते हो, ये आपको जो है इसमें देना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन देखिए कुछ लिखा है, एप्लीकेशन इन शॉर्ट दे हैव बी रीड अंडरस्टूड एलिजिबिलिटी। अब आप एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए मान लीजिए आपने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। अब बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, पहले ये देख लीजिए। ये कहाँ पता चलेगा, वही इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, जो मैंने आपको बोला था कि भाई ये डाउनलोड करके पढ़ लेना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए अगर मान लीजिए आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपके पास 12th में इकोनॉमिक्स थी, और आप जो है आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ूंगा, ग्रेजुएशन में ऑनर्स करूंगा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन आपके पास अगर 12th में मैथ नहीं है ना, तो आप जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए। इकोनॉमिक्स में आप ऑनर्स नहीं कर सकते बिना मैथ पढ़े 12th में। अगर आपने 12th में मैथ नहीं पढ़ी है तो आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एलिजिबल। अब आपने जो है 12th में फिजिक्स पढ़ी नहीं थी, हैं केमिस्ट्री पढ़ी नहीं थी, आप आर्ट्स से थे और आप चाहते हो कि मैं बीएससी फिजिक्स में एडमिशन लूँ, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो सब आप देख लीजिएगा। अब हम इसमें चलते हैं, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। अब यूनिवर्सिटी जो है आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम आ गए हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप मैक्सिमम जो आपके आसपास यूनिवर्सिटी है ना, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए। तो जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो करें, बिल्कुल करें। देखिए अच्छा, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बता देता हूँ। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। असम यूनिवर्सिटी बहुत दूर पड़ जाती है भाई। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से ये आगरा में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कर दीजिए, तो यहाँ ऐड करिए। पहले आप प्रोग्राम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप क्या करना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, बीए ऑनर्स है ना, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप टिक कर दीजिए। तो मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ।
मैं करना चाहता हूँ भाई, मैं BHU को भरना चाहता हूँ, तो मैंने BHU भरा। BHU से मैं BA ऑनर्स सोशल साइंस ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। ये मेरे को ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं BHU से एक और कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि और इसमें कौन सा कोर्स है, जैसे BA LLB के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं उसे भी ऐड कर लूँगा, ठीक। याद रखिएगा, जो हमारा फीस होगा, हो सकता है कि वो हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कोर्स में अप्लाई करने की वजह से वो फ़ीस जो है वो बढ़ जाए, इसलिए आपको उस सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए, चलिए मैं इतना ही करना चाहता हूँ, तो ये मैंने कर लिया। अब मैं मान लीजिए दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं BHU के लिए भी अप्लाई करना, BHU के लिए तो मैंने कर लिया ना। अब जो है मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही, क्योंकि दिल्ली में ही है, तो इसमें भी जो है अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, और सॉरी मेरे ख्याल से ये जो है यूनिवर्सिटी अपेयर हो रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अब इसके कुछ प्रोग्राम में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, वो आप देख लीजिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स लॉ एंड पॉलिटिक्स, बहुत अच्छा कोर्स है, यहाँ पे पढ़ाया जाता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्लोबल स्टडीज़, इसमें आप पढ़ सकते हैं। BBA अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स BA हिंदी के लिए जाना चाहते हैं, BA हिस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं, तो इस पर चले जाइए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए चले जाइए, है ना। ये सारी कोर्स आपके पास जो हैं आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं लॉ एंड पॉलिटिक्स पढ़ना चाहता हूँ, उसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो वहाँ चले जाइए। ग्लोबल स्टडीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए, इसे ऐड कर लीजिए। ऐड हो गया। अब 2 यूनिवर्सिटी हो गई आपकी। अब इसके आगे आप आइए, और जैसे कि आप जो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरे कहने का मतलब है, जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो इसमें देखिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, है ना, इसमें आपके पास बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये रन ऊपर नीचे हो नहीं रहा है, तो इसमें देखिए बहुत सारे कोर्सेज़ आपके पास आ गए हैं। तो अब जैसे इसमें आप BA हिस्ट्री के लिए जो है जा सकते हैं, तो मैंने वो ऐड कर लिया। पॉलिटिकल साइंस तो इसमें दिखा नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। जो आप BA हिस्ट्री आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री के लिए भी देना चाहते हैं। यू हैव ऑलरेडी सेलेक्ट, अच्छा ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया है ना, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। देखिए एक ही जगह से आप सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से जैसे अब दिल्ली, ये आ रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे आ गए, तो ये आ गए आप। इसमें आप देखिए बहुत सारे कोर्सेज़ आपके पास आ जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, जर्नलिज्म के, हिंदी पत्रकारिता करना चाहते हैं, हिंदी पत्रकारिता में, वेब डिज़ाइनिंग, मतलब बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं। देखिए जो लैंग्वेज में करना चाहते हैं, अरबिक, पर्शियन है, फ्रेंच है, और जर्मन है, इटालियन है, स्पेनिश है, बहुत सारे, BCom ऑनर्स है, ये सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए ये हमारे आ गए BA वाले, जो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। तो साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई एग्जाम में, ऐसा नहीं कि मन मर्जी, आपने ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है 12th में, आपको ज्योग्राफी का कुछ पता नहीं है, लेकिन आप इसमें भर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप कर सकते हैं, अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा जो है डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। सोशल वर्क बहुत अच्छा कोर्स है। इकोनॉमिक्स अगर आप एलिजिबल हैं तो कर दीजिए। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, फ़ीस बहुत हाई है इसकी, लगभग 50,000 के आसपास जो है एडमिशन फ़ीस है मेरे ख्याल से इसकी, देख लीजिए। अच्छा BA प्रोग्राम आप ज़रूर, जहाँ जहाँ आपको BA प्रोग्राम का ऑप्शन दिखे वहाँ BA प्रोग्राम के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है बच्चे कर रहे हैं इसे। मैंने ये कर दिया। इसके अलावा जो है अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ से लगभग जो है बहुत दूर है ना। तो आप जहाँ जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब मैंने इतना सारा कर दिया है, ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। तो ये हो गया मेरा, मैंने इतने सारे यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई कर दिया है ना, ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है।
ये मैंने जो है अपने जो है सारे एप्लीकेशन को भर, मतलब जहाँ जिन जिन कोर्स में मैं जाना चाहता हूँ वो मैंने कोर्स देखिए चुन लिया है, यूनिवर्सिटी मैंने चुन लिया, मैंने इन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, इन सारे कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सब आप जो है इसमें कर सकते हैं अप्लाई। तो ये हो गया आपका। अब आप जो है अगर आप कुछ गलती कर चुके हैं तो आप अपडेट कर लीजिए इसको दोबारा से, या फिर इसे नेक्स्ट सेक्शन के लिए प्रोसीड कर दीजिए। ये आप आ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, अगर ये देखिए पूरा स्क्रीन दिखा ही रहा है। अगर ये पूरा स्क्रीन नहीं दिखा रहा है तो आप डेस्कटॉप मोड में जाके जो है इसे ओपन कर सकते हैं। देखिए मैंने डेस्कटॉप मोड में खोल दिया है। अब ये देखिए यहाँ जो है वही इंफॉर्मेशन आ गई है सारी कि आप जो है कौन कौन से टेस्ट का जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट में मैक्सिमम आप 4 टेस्ट दे सकते हैं, सेकंड स्लॉट में मैक्सिमम आप जो है 5 टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको लैंग्वेज जो है चुनना पड़ेगा। अब फर्स्ट स्लॉट के लिए आप जो है लैंग्वेज चुनिए, इनमें से एक लैंग्वेज चुन लीजिए। तो भाई मैं तो हिंदी चुनने वाला हूँ, तो मैंने हिंदी चुन लिया। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, मतलब आप वो चुनिए जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है। अगर आपने वैसे नहीं भी पढ़ा है तो भी आप चुन सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मैं ज्योग्राफी चुनूंगा भाई, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक दूसरा सब्जेक्ट, मतलब आप वो चुनेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं सब्जेक्ट, जो आपने 12th में पढ़े हैं। तो मैंने ज्योग्राफी में 12th पढ़ा था, 12th में ज्योग्राफी पढ़ा था, मतलब इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था मैंने। ये दूसरा सब्जेक्ट मेरा हो गया। डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, तो अगर आप जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मत करिए, ठीक है। मान लीजिए मैं करना चाहता हूं तो मैंने यस कर दिया है, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई, देखो जनरल टेस्ट इन्होंने क्यों रखवाया है, इसलिए रखवाया है ताकि कोई अपनी स्ट्रीम क्रॉस करना चाहता है, स्ट्रीम बदलना चाहता है, तो इस बेसिस पे जो है वो एडमिशन दे सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि साइंस का बच्चा पॉलिटिकल साइंस में अब ग्रेजुएशन करना चाहता है, 12th में उसने साइंस पढ़ी थी लेकिन बीए में वो पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है, हज़ारों बच्चे ऐसा करते हैं। तो अब वो तो सारे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनेगा अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, लेकिन अगर उसको मान लीजिए क्रॉस करना है, अपना स्ट्रीम बदलना है, तो जनरल टेस्ट के बदौलत जो है उसका मार्क्स देख के जो है उसको क्रॉस करने के लिए, बदलने के लिए जो है इजाज़त दे दी जाएगी। तो ये मैंने चुन लिया। अब दूसरा आइए, अब एडिशनल लैंग्वेज जो है आपको सेक्शन, ठीक। तो अगर मैं हिंदी चुनता हूँ तो वो तो नहीं लेगा दोबारा, या तो मैं इंग्लिश चुन सकता हूँ। मान लीजिए मैं इंग्लिश चुन रहा हूँ, ठीक है, एडिशनल लैंग्वेज के तौर पे। अच्छा, आप नहीं चुनना चाहते हैं तो आप जो है नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे ये नीचे जाके जो है नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं इसे। फिर एडिशनल लैंग्वेज दूसरे में भी जो है आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक। अब डोमेन स्पेसिफिक तीसरा सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। तीसरा सब्जेक्ट अगर मान लीजिए मैं चुनता हूँ तो भाई मैंने जो है पॉलिटिकल साइंस मैंने चुन लिया था। इसमें मेरे पास इकोनॉमिक्स नहीं है क्या? इकोनॉमिक्स किधर है भाई? इकोनॉमिक्स ये रहा, देखिए इकोनॉमिक्स, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो मैं इकोनॉमिक्स में जाता हूँ। फोर्थ डोमेन सब्जेक्ट जो है अगर आप चुनना चाहते हैं, अब देखिए 3 सब्जेक्ट मैंने चुन लिए अपने। एक चौथा सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा था अपने स्कूल में, वो आप मास मीडिया में देना चाहते हैं तो मास मीडिया, जैसे आपने अगर मान लीजिए आप जर्नलिज्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास मीडिया आपने पढ़ा ही होगा, तो मास मीडिया आप कर लीजिए। मान लीजिए इन 3 के अलावा आप कोई जो है नहीं अपना देना चाहते, आप कहेंगे कि मैं 3 ही सब्जेक्ट का जो है टेस्ट दूंगा, तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। डोमेन स्पेसिफिक 5 सब्जेक्ट के लिए जो है अगर आप इनमें से कोई और दूसरा इन्वायरमेंटल स्टडी आप कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आप पढ़ सकते हैं 1 महीने के अंदर। लीगल स्टडी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ते हैं 12th वाली तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको चुनना पड़ेगा, तब जाके जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए अगर आप, मैं तो नॉट एप्लीकेबल मैंने कर दिया है, ठीक है। देखिए अब सेकंड स्लॉट में जो है मैंने क्या चुना है, केवल अपना इकोनॉमिक्स वाला चुना हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसे हम छोड़ भी सकते हैं। मैं एक ही जो है मिनिमम आपको 4 तो देने ही पड़ेंगे, है ना, मिनिमम आपको 4 देना ही पड़ेगा। तो 4 सब्जेक्ट अगर आपको मिनिमम देना है तो ऊपर मैंने आपको जो है 4 दिखा दिए थे। अगर आपको ना ऊपर वाला स्लॉट 1 ही आपने चुन लिया है तो आपका उससे काम चल जाएगा, वरना नहीं तो आप अगले वाले में भी जो है 1 सब्जेक्ट भर दीजिए। जो भी आपने 3 सब्जेक्ट मेनली पढ़े अपने 12th में, या 4 सब्जेक्ट जो मेन आपने पढ़े हैं, उन चारों को चुन लीजिए। उसके बाद हम इसे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ टिक लगा दीजिए, ये जो है आपको यहाँ टिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ सेव कर लीजिए।
तो ये देखिए, मैंने जो आप बता रहा था ना मैं आपको, तो कि कई बार जो है हमारी प्रॉब्लम आ जाती है हमें खुद फॉर्म भरने में। तो अभी प्रॉब्लम आ गई थी, वो अपने आप ही जो है मेरा फॉर्म जो है हट गया था यहाँ से, तो मैं दोबारा इस पे फॉर्म पे आया हूँ। तो ठीक है, ये मैंने आपको जो है भर दिया। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते थे तो आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देना चाहिए, है ना, देना ही पड़ेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी है भाई, उसमें कहा गया है। इसलिए मैंने आपको बोला बुलेटिन इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए। अगर आप ज्योग्राफी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ज्योग्राफी आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा ज्योग्राफी का। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने मान लीजिए ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ा है, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है, अपने तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं, तो तीनों के लिए आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। इकोनॉमिक्स के लिए तो हो सकता है बहुत बच्चे ना हो जो आर्ट्स में हो, क्योंकि उनके पास मैथ नहीं होती। इस तरह से आप चुन लीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप लेना चाहते हैं एडमिशन ज्योग्राफी में और आप उसमें फिल कर रहे हैं क्या, फिजिकल एजुकेशन, तो उसका क्या लेना देना। खैर, भर आप सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है तो। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए आप जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं देना चाहते तो नो कर दीजिए। लेकिन अगर आप बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा, है ना। अगर आप जो है एलएलबी में लेना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा जनरल टेस्ट, ठीक है। तो नो कर सकते हैं आप। और मिनिमम इसको मैक्सिमम कहा है, कितने टेस्ट दे सकते हो, मैक्सिमम टेस्ट आप दे सकते हैं कितने, लगभग 9, क्योंकि 9 का ऑप्शन इसमें जो है आएगा। अच्छा खैर, तो ये आप जो है नो पे कर सकते हैं। बाकी मैंने इसमें जो है डाल दिया है अपने हिसाब से, अपना सारे सब्जेक्ट मैंने इसमें डाल दिए हैं। चलिए, ये तो मेरा हो गया। अब मैं जो है इस पर यस कर देता हूँ। यस मैंने कर दिया है। मैंने अपने सारे जो हैं ये फॉर्म अपने, देखिए मैंने ये हिंदी चुना है, लैंग्वेज के लिए मैंने हिंदी चुना है। डोमेन स्पेसिफिक पहला सब्जेक्ट मैंने कहा है कि भाई मैंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है, ज्योग्राफी का टेस्ट दूंगा। डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैंने 2 बोला है कि भाई मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो मैंने 2। दूसरा लैंग्वेज में देना नहीं चाहता, तीसरा लैंग्वेज में देना नहीं चाहता, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक तीसरा, ठीक है। तो डोमेन स्पेसिफिक जो तीसरा सब्जेक्ट है वो मैंने जो है इकोनॉमिक्स को चुना हुआ है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं वीडियो रिकॉर्ड करने में इस तरह की, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है एप्लीकेशन भरना। अभी फिर से एक दिक्कत आ गई थी। खैर, अच्छा फिर से मैं एक बार याद आपको दिला रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं, जिन सब्जेक्ट के क्वेश्चन एमसीक्यू आप अच्छे से कर सकते हैं, केवल उन्हीं जो हैं सब्जेक्ट्स को चुनें अपने लिए, ठीक है। और उन्हीं में एडमिशन लीजिए भाई। अब आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी नहीं है तो बीए ज्योग्राफी करके क्या करना है आपको, आप जो है उसके लिए ना तो एलिजिबल अच्छे से हो पाएंगे, ना तो है आप टेस्ट दे पाएंगे। हाँ, और मान लीजिए चारों सब्जेक्ट पढ़ें, आता केवल एक है तो एक ही का टेस्ट दीजिए, उसी से जितने क्वेश्चन आ जाएंगे उसी से आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी में एडमिशन लेना है तो भाई ज्योग्राफी को चुनना पड़ेगा, उसमें अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी तो एडमिशन मिलेगा। तो भाई मैंने तो ये चारों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े थे, इसलिए मैंने चारों भर दिए। लैंग्वेज के तौर पे एक आपको चुनना ही पड़ेगा, वो मैंने हिंदी चुन लिया है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 मैंने ज्योग्राफी चुना है, दूसरा मैंने पॉलिटिकल साइंस चुना है, और तीसरा मैंने जो है नीचे वाले एप्लीकेशन में जो है इकोनॉमिक्स चुना है। मान लीजिए आप 2 ही कर देना चाहते हैं, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और हिंदी ही देना चाहते हैं केवल, तो इसे हटा दीजिए डोमेन स्पेसिफिक से। यहाँ जाके जो है आप क्या कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, बस आपका हो जाएगा। अब इतना ही सब टेस्ट होगा आपका, केवल इनका टेस्ट होगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपको हिंदी में एडमिशन मिल जाएगा, ज्योग्राफी में मिल जाएगा और पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा। मान लीजिए आप हिस्ट्री है आपके पास, तो यहाँ पर हिस्ट्री कर दीजिए, इसमें आप क्या कर दीजिए, हिस्ट्री कर दीजिए, हो गया ये। अब आप जो है आगे क्या कर देंगे, इस पर टिक लगा के, इस पे जो है आप टिक लगा दीजिए, जैसे ये है ना, ये टिक लगा दीजिए और इस पे जो है सेव करके आगे बढ़ जाइए। अब मैंने सेव कर दिया है, एक बार आप इसे दोबारा से चेक कर लीजिए। जो आपने चुने सब्जेक्ट, बड़े ध्यान से ये सब्जेक्ट चुनना है। मैं एक अलग से भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा इन सब्जेक्ट के चुनने पर, ठीक है। तो देखिए, एप्लीकेशन आप भर लीजिए, 1 दिन में 2 दिन में भर लीजिए, लेकिन तुरंत जो है ना इसे पेमेंट मत कर दीजिएगा इसकी। अभी आराम से 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुकिए, क्योंकि बहुत 1 महीने का टाइम है, तो एप्लीकेशन भर के रुक जाइए, पेमेंट अभी मत करिए। हो सकता है कल परसों कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले तो उस हिसाब से आपको कुछ चेंजेस करने पड़े, ठीक है। तो फॉर्म भर के आप रख लीजिए, लेकिन जो है पेमेंट आप बाद में करिएगा, लगभग 10 दिन 5 दिन बाद करिएगा। तो ये मैंने देख लिया, ठीक। अब मैं जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे करता हूँ। यहाँ जो है आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर को चुनना है। तो मैंने तो खैर चुन लिया था, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कैसे चुनते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर का मतलब ये है जहाँ जाके आपको टेस्ट देना पड़ेगा, अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंट्रेंस का। तो देखो क्या लिखा है, सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1। प्रेफरेंस 1 में पहले तो आप मीडियम चुन लीजिए अपने उसका एग्ज़ाम का। ढेर से बात, अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया तो हिंदी मीडियम चुनिएगा, इंग्लिश में किया तो इंग्लिश मीडियम चुन लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना सेंटर चुनना है। तो प्रेफरेंस 1 में हमेशा वो वाला प्रेफरेंस डालिए जो आपको जो है
सबसे पास पड़ता है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो प्रेफरेंस 1 में जो है आप दिल्ली डालिए, और अगर आप गाज़ियाबाद वगैरह में भी रहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप दिल्ली ही डालिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे सेंटर हैं और आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं आराम से, मेट्रो है हर जगह, सुबह सुबह आप उठ के दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं। तो दिल्ली आप चुन लेंगे प्रेफरेंस 1 में, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो। और उसके बाद जो है यहाँ पे सिटी यानी कि दिल्ली या न्यू दिल्ली जो भी है आप चुन लीजिए। आपको प्रेफरेंस चारों चुनने पड़ेंगे। कल को मान लीजिए आप दिल्ली में आपको सीट नहीं मिली तो आपको हरियाणा भेज दिया जाएगा या उत्तर प्रदेश भेज दिया जाएगा। प्रेफरेंस 2 में आप अपने घर से जो दूसरा सबसे पास का इलाका है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, अगर आप गाज़ियाबाद आपके पास है तो आप इसमें गाज़ियाबाद चुन लीजिए, है ना। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में जाके आप गाज़ियाबाद चुन लीजिए। मान लीजिए आप हैदराबाद के आसपास रहते हैं तो आप वो वाला चुनेंगे। प्रेफरेंस 2 में जो है हम क्या चुन रहे हैं, गाज़ियाबाद। ये गाज़ियाबाद आपने चुन लिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। क्या हो रहा है ये, तो ऐसे सारे प्रेफरेंस आपको चुनने पड़ेंगे, ठीक। अब आप प्रेफरेंस तीसरा दीजिए, तो तीसरा प्रेफरेंस मैं फिर से उत्तर प्रदेश में चुन रहा हूँ, और नोएडा मेरे घर के पास है तो मैं नोएडा भी चुन लेता हूँ, ताकि कहीं और ना मिले तो नोएडा मिले। हालांकि होता क्या है, प्रेफरेंस 1 ही मिलता है, जो आप प्रेफरेंस 1 में भरोगे वही आपको मिलेगा, ये पक्की गारंटी होती है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको उस जगह ना मिले। क्या हो रहा है ये, प्रेफरेंस 3 भर रहा हूँ मैं, नोएडा, ये रहा नोएडा। प्रेफरेंस 4 में आप भर लीजिए, जैसे हरियाणा भर लीजिए, क्योंकि गुड़गांव भी हमारे पास, गुरुग्राम भी जो है हमारे घर के पास में ही है, तो वो हम भर सकते हैं। अब इन चारों को भरने के बाद याद रखिए प्रेफरेंस 1 में जो आप भरेंगे वही आपको मिलेगा, इसीलिए दिल्ली अगर में रहते हो तो दिल्ली, गाज़ियाबाद में रहते हो तो गाज़ियाबाद, लखनऊ में रहते हो तो लखनऊ, जो भी आप डालते हैं सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे करेंगे हम, ये हमने कर दिया। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। याद रखिए अगर आपने वहाँ शुरुआत में ओबीसी भरा होगा तो यहाँ पे आपको 3 की जगह 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ओबीसी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा। अगर वहाँ पे आपने जो है स्पोर्ट कोटा भी डाला होता या एनसीसी भी चुना होता तो यहाँ पे आपको एनसीसी का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का ऑप्शन आता। क्योंकि मैंने चुना नहीं था केवल, तो इसीलिए मेरे को केवल अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और अपने 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आपने पिछले साल ही 12th पास कर ली है तो यहाँ पर आपको 12th का भी अपलोड करना पड़ेगा, अगर आपने वहाँ चुना होता पास्ट तो, क्योंकि हमने अपेयरिंग चुना है तो हमारा नहीं आएगा। अब मैं जो है आपको अपलोड करके दिखाऊंगा अपनी फ़ोटो। तो फ़ोटो अपलोड करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट फाइल पे जाइए। सिलेक्ट फाइल पे जब हम जाएंगे तो ये फाइल पे आइए आप, और मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपको अपनी इमेज को का जो है साइज़ रिड्यूस करना है, तभी जो है आप अपलोड कर पाएंगे। मैं रिसेंट में आता हूँ। आपको अपनी फ़ोटो का साइज़ रिड्यूस करना पड़ेगा, लगभग 100 KB से भी कम करना पड़ेगा, तभी आप अपलोड कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने फ़ोन से फ़ोटो खींची और जो है अपलोड कर देंगे। अब इमेज के साइज़ को कैसे रिड्यूस करते हैं, कितना किसका साइज़ होना चाहिए, मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, जिस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम इमेज को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, उसके साइज़ को। ये देखिए, ये सिलेक्ट फाइल हो गया। अब मैं इसे जो है अपलोड करूँगा। अपलोड हो गया। हालांकि अब आप जो है ना डेस्कटॉप मोड हटा दीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। डेस्कटॉप मोड में हटा के नीचे आते हैं हम। ये देखिए ये रहा, ये देखिए ये है ना ये फ़ोटोग्राफ। तो इधर आप करेंगे ना, ये देखिए मैंने फ़ोटोग्राफ जो है अपलोड हो गई है। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के लिए आपको सिलेक्ट फाइल करना पड़ेगा। मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर मेरा ये रहा, देखिए सिग्नेचर 30 KB से कम होना चाहिए। जब आप सिग्नेचर चुन लेंगे तो ये स्टार्ट अपलोड करिए, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या करना है हमें, तीसरे नंबर पे हमें 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो सिलेक्ट फाइल करिए। याद रखिए 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा ये आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है, PDF बना के अपलोड करना है। तो पहले PDF बना लीजिएगा उसकी, और उसका साइज़ भी 300 KB से कम होना चाहिए। तो 300 KB से कम का साइज़, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है तो मैं कुछ भी ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। PDF बना के आपको करना है, ठीक है ना। PDF बना के 300 साइज़ के कम का PDF मेरे पास है क्या, देखिए ये रहा 300 साइज़ के कम का PDF मेरे पास है। तो मैं ये से अपलोड कर देता हूँ। हालांकि आपको अपने 10th का अपलोड करना है। तो ये स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ये मेरा PDF अपलोड हो गया। अब जब ये आपको हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू
प्रीव्यू सेक्शन, ये आखिरी स्टेप था हमारा। प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे हम। अब यहाँ पे आप जो है अपनी सारी चीज़ों को जो है दोबारा से देख सकते हो। ये आपका जो आ गया एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। अब आपका ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ों को जो है आप एक एक करके चेक करिए, एक एक करके यहाँ ऐसे, ठीक है। अभी थोड़ा दिक्कत होगा तो इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे ओपन करके आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। सारी चीज़ों को आप एक एक करके चेक कर लीजिए। कैंडिडेट का नाम, नंबर, है ना, सर्टिफिकेट देखिए, नेम, जेंडर, ये रहा जेंडर, ये रहा जेंडर, ये जेंडर है ना, तो जेंडर के सामने जाके जो है ये चेक कर लीजिए, मेल। तो ऐसे करके आप सारी चीज़ों को जो है अपना चेक कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप, मदर नेम इधर है, इधर आएंगे तो ये सारी चीज़ें ये देखिए, ये आपको एक जो है चेक करनी है। ये सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी स्पेलिंग वगैरह सब जो है ना आप चेक कर लीजिए। ये सारी जो आपने जो एजुकेशनल डिटेल डाली थी कि 10th मैंने कहाँ से पास करी है, कितने नंबर आए थे मेरे, 12th कहाँ से करूँगा, सारी चीज़ें हैं, स्कूल का नाम, नंबर, देखिए कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया है। तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BA प्रोग्राम के लिए किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पॉलिटिकल साइंस के लिए किया है, जामिया मिलिया इस्लामिया में हिस्ट्री के लिए किया है। जो भी आप, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट में, वो आप करेंगे। लेकिन हालांकि अब ये नहीं कि अंधाधुन आप सारी ही कर दें, वो करिए जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है और जो आप पढ़ना चाहते हैं और जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप असम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, कल को हो भी गया और आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि नहीं इतना दूर नहीं जाना है, फिर क्या फ़ायदा। तो उस हिसाब से आप करिए, सब चेक कर लीजिए। जो मैंने सब्जेक्ट चुने थे वो यहाँ सब्जेक्ट आ गए हैं। ये प्रेफरेंस मेरी, मैं कहाँ देना चाहता हूँ, तो भाई नंबर 1 मेरा प्रेफरेंस है दिल्ली में, दिल्ली में देना चाहता हूँ। अगर नहीं है दिल्ली में तो भाई गाज़ियाबाद में दे दो, नोएडा में दे दो, चलो जो भी है। परमानेंट एड्रेस आप अपना चेक कर लीजिएगा पूरी तरह से। उसके बाद ये देखिए मैंने अपलोड किए हैं अपने तीनों चीज़ें, सिग्नेचर भी, 10th का मार्कशीट भी, और वो भी अगर आप चेक करना चाहते हो व्यू पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्लॉट मेरा आ गया है, देखिए। अब आप देखिए, अब पहले स्लॉट का अगर, क्योंकि मैंने जनरल किया था फिल, तो मेरे जनरल के हिसाब से मेरी फ़ीस बनेगी। पहले स्लॉट में अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो 650 रुपये, दूसरे स्लॉट में भी आप पेपर देना चाहते हैं तो 650 रुपये। भले ही आप दूसरे स्लॉट में केवल हिस्ट्री का पेपर देना चाहते हैं तो भी आपको उतने ही रुपये कटेंगे। अब देखिए मैं दूसरे स्लॉट में, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मैं दूसरे स्लॉट में पेपर नहीं दूंगा, पहले ही स्लॉट में पेपर देना चाहता हूँ, 2 ही 3 सब्जेक्ट देना चाहता हूँ, बस ज़्यादा नहीं देना चाहता, तो आप हिस्ट्री हटा दीजिए। मैं हिस्ट्री हटा सकता हूँ, जैसे कैसे हटा सकता हूँ अभी बताता हूँ। अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाइएगा। अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म में आने के बाद जो है आइए कहाँ, हम लोग को आना है इसमें, क्या कहते हैं, यहाँ टेस्ट पेपर डिटेल में, यहाँ टेस्ट पेपर डिटेल में आ जाइए, क्योंकि वहीं हमारा सारा चीज़ है। तो आप हटाना चाहते हैं हिस्ट्री, तो अपडेट टेस्ट पेपर करिए, हिस्ट्री यहाँ से हटा दीजिए, जो हिस्ट्री था हटा दीजिए यहाँ से। मैंने इसीलिए भरा था कि मैं आपको करके दिखा सकूं, ठीक है। अब आपका दूसरे स्लॉट में एक भी पेपर नहीं है, इसे सेव कर दीजिए, ये हो गया है। प्रोसीड टू नेक्स्ट करिए, बाकी ये आपने चुन ही लिया था, प्रोसीड टू नेक्स्ट करिए। डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर ही लिए हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट करिए। ये सारा चेक कर लीजिए दोबारा से, अपनी इन्फॉर्मेशन को सबको जो है चेक कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन अपनी जो है इसे चेक कर लीजिए, बहुत ध्यान से चेक, इसीलिए टाइम लगता है। आप देखिए मेरे को 1 घंटा 20 मिनट लग गया है फॉर्म को फिल करने में, और ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को एडमिशन लेना नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा इस फॉर्म को, सिखाने के लिए कि कैसे होता है वो चीज़। जब आप ये सब चीज़ अपलोड कर देंगे और चेक कर लेंगे तब आपको जो है, अब देखिए, अब आपका देखिए क्या होगा। अब आपका जो है एग्ज़ामिनेशन जो है फॉर्म, केवल हमने क्या चुना है, स्लॉट 1 में चुना था, ये देखिए। अब हमने केवल स्लॉट 1 में चुना है, स्लॉट 2 में कुछ भी नहीं चुना। तो आपका जो फीस देखिए कितना कम हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्लॉट आपने चुना ही नहीं है, तो केवल स्लॉट 1 में ही आप पेपर दे रहे हैं, तो आपका फ़ीस केवल 650 रुपये। अगर आप SC से हैं तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, अगर आप OBC हैं तो OBC की फ़ीस आपकी कम हो जाएगी, लेकिन वहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा उसके लिए। ये सारी मैंने देख लिया, अच्छे से मैंने देख लिया कि भाई मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही डाली है, तो आप टिक लगा दिए। मेरा नाम सोनू है, 10th की मार्कशीट के हिसाब से, मेरे फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये, मेरे गार्जियन ये हैं, डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं मेल हूँ और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। अगर आप OBC से हैं तो OBC आएगा। मेरी
मेरी एजुकेशनल डिटेल भी मैंने ठीक दी है, मेरा स्टेट भी ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में जिसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ वहाँ मैंने रूल और रेगुलेशन और एलिजिबिलिटी पढ़ ली है, मेरा हिंदी मीडियम है, मैं जो है अपने हिसाब से जो है प्रेफरेंस चुन चुका हूँ कि मैं दिल्ली में, मेरा प्रेफरेंस 1 है एग्ज़ाम देने के लिए, और दिल्ली में नहीं अगर सीट है तो मुझे गाज़ियाबाद में दे दीजिए, प्रेफरेंस 2 मेरा वो है। आई एम वेरीफाइड कि मैं जो है सेक्शन के लिए एलिजिबल हूँ, एप्लीकेशन ठीक है मेरा, बाकी चीज़ मैंने सारी चीज़ें जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, रिजल्ट, रोल नंबर, जो भी चीज़ मैंने दिया वो सब, ये सबको आप टिक कर दीजिए। अगर आपने सबको सही सही दिया है तो ये टिक करना पड़ेगा आपको, तभी जो है आप अब जो है इन सबको टिक करने के बाद और सारी चीज़ जानने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पे आएंगे। हालांकि मैंने क्या बोला, अभी आप पेमेंट मत करिए, 2-3 दिन 5 दिन रुकिए इन सबको भरने के बाद। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप कुछ भी अपडेट नहीं कर पाओगे। जैसे आपने मान लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट बनने के लिए दिया है तो आप फॉर्म भर के रख लीजिए, जैसे ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आएगा उसे आप अपडेट कर दीजिएगा, अपलोड करके फिर पेमेंट करिएगा। एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया तो दूसरा कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके दबाइए। अब मैं आ गया हूँ पेमेंट पे। पेमेंट मैं करूँगा नहीं क्योंकि भाई मुझे पेमेंट करना नहीं है। पेमेंट करते कैसे हैं ये मैं, अब मेरे कोई स्टूडेंट अगर पेमेंट करेगा तो उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगा। हाँ, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके आगे का काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ आपको ईमेल डालना है, अपना कंफर्म ईमेल, सिक्योरिटी पिन डालिए, उसके बाद जो है आपका सारा आ जाएगा। चलिए ये वीडियो इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं भी थक गया हूँ यार। अब भी इसे एडिट करके जो है अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि लंबा वीडियो, लगभग 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो है। चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग को इतना डिटेल में और कोई नहीं बता पाएगा, मैंने आपको बता दिया है। कोई अगर गलती हो गई है तो हम उसे सुधार लेंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कुछ भी गलत भरने से पहले। थैंक यू।